हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19th 11th में। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी और 2024 में आने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और वे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ पीछे जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस को आप देखना स्टार्ट कर दो अब से। अब नहीं देख रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। जो दांत होता है तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। बताइए, डेंटाइन होती है, इनामेल होती है, अस्थि होती है या क्राउन होती है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत हम किसको कहते हैं? डेंटाइन को, इनामेल को, अस्थि को या क्राउन को? तो देखो, अगर दांत की सबसे ऊपरी परत की हम बात करते हैं तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? इनामेल होती है। क्या होती है? इनामेल। इनामेल यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि इनामेल जो है वो दांत की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, अगला, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान? बताइए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का, उन दोनों के पशु के बीच में जो वैज्ञानिक अध्ययन होगा उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, या कोशिका विज्ञान कहते हैं, या उत्तक विज्ञान कहते हैं, या साइटोजेनेटिक्स कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका विज्ञान। चाहे आप पौधे की बात करोगे या जंतु की बात करोगे, अगर हम पौधे और जंतु के सेल्स का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। ठीक है, यानी सेल साइंस। अगला, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, एमाइलेज करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, लाइपेज करेगा या एमाइलेज करेगा? तो बताइए, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो देखो, थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वसा पर क्रिया करता है। वसा पे क्रिया करने का कार्य कौन करेगा? ये लाइपेज ही। ठीक है, लाइपेज क्या करेगा? एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अगला, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य है तो उस वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या कितनी होती है या कितने दांत पाए जाते हैं? 25, 30, 32, 34? अब देखो, ये बिल्कुल इजी सा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, भूलना नहीं। अब जो बच्चा भूल रहा है तो समझ जाओ, जब बेसिक चीजें भूल जाओगे तो कुछ याद होने वाला नहीं है। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। तो आंसर क्या लिखोगे? 32 होती है। कितनी होगी भाई? 32। नेक्स्ट, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन है, संयोजन है, उपचयन है या विस्थापन है? तो भोजन का पचना, ये जो भोजन का पचने वाली जो क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया होती है? उपचयन है, अपचयन है, संयोजन है या विस्थापन है?
देखो एक हमारे बॉडी में अपचयी क्रिया होती है और एक होती है उपचयी क्रिया। तो आप बताओ कि भोजन का पचना, भोजन को पचाना है, तो ये भोजन के पचना में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपचयी क्रिया होती है, या अपचयन होता है, या उपचयन होता है, या संयोजन होता है, या विस्थापन होता है? तो क्या बताओगे? उपचयन, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उपचयन होता है ना। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। ग्रहणी भाग है, ये जो ग्रहणी है ये किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ कैविटी या स्टमक? बताइए। ग्रहणी भाग है, ये जो ग्रहणी है ये किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा या अमाशय? तो जो ग्रहणी होती है ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? ये छोटी ही आंत की क्या होती है? एक भाग होती है। ठीक। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन निर्माण की क्रिया को करते हैं। तो आप बताओ जो पेड़ पौधे हैं वो जो भोजन बनाएंगे वो रात के टाइम में बनाएंगे या दिन के टाइम में? तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्रिया होगी ये कब होगी? ये जो क्रिया हो रही है ये क्रिया कब होगी? तो किसमें होती है? दिन के टाइम में। तो क्या बताओगे? जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस क्रिया है ये दिन के टाइम में होती है। क्यों दिन के टाइम में होती है? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया को करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया को ये करते हैं। ठीक है। अगला, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC है, लसिका है, RBC है, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक का मतलब है ऑक्सीजन को आने जाने वाला जो मार्ग, ठीक है, ऑक्सीजन को जो आने जाने वाला जो मार्ग है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC या इनमें से कोई नहीं। देखो, श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, लसिका या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को जो वाहक होती है वो कौन होती है? RBC होती है। कौन होती है? ऑक्सीजन की जो वाहक होगी RBC होती है। ठीक है, कौन होगी? RBC। अगला, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों के द्वारा, एक सजीव जीवधारी है तो सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ है ना, किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी जो कचरा है, तो कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का या इनमें से सभी का? तो बताइए सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? ABC या D? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D। क्योंकि देखो कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो अमोनिया उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो यूरिया करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूरिक अम्ल। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटोलिक, जो यूरिया का करते हैं यूरोटोलिक, है ना, और यूरिक अम्ल का, ठीक है, यूरिक टोलिक। तो ये कई सारे पदार्थों का क्या करते हैं? उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, क्या होगा? इनमें से सभी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल? मानव शरीर की, जो ये मानव है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका है, पेशी कोशिका है, न्यूरॉन है या मास्टर सेल्स है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बताइए। मानव शरीर है तो इस मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होगी वो क्या होगी? अस्थि कोशिका,
पेशी कोश का, न्यूरॉन या मास्टर सेल। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी सेल्स होती है वो कौन होती है? न्यूरॉन सेल होती है। कौन होती है? न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन्स, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और अगर हम तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर देखें, और इसी में क्या लगे होते हैं? प्रवर्ध लगे होते हैं। ठीक है, प्रवर्ध लगे रहेंगे और ये एक्सान निकला होता है। तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। तो अगर हमारे शरीर में, है ना, ह्यूमन के बॉडी में अगर सबसे लंबी कोई सेल्स होती है तो वो न्यूरॉन सेल होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है ना। अगर हमें चोट लगती है हाथ में, तो वो जो ब्रेन हमारा काम करता है, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे करके वो सूचना जाती है और उसी के अकॉर्डिंग सूचना आती है और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? काम को करते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र है और कोशिका के मध्य मानो एक नर्वस सिस्टम ये है, ठीक है, और एक नर्वस सिस्टम ये यहाँ से जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। तो इनके खाली के मध्य में खाली स्थान पाया जाता है और उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेश क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स बोला जाता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक। अगला, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की यानी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो न्यूरॉन को कहते हैं, डेंड्राइट्स को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं या साइटॉन को कहते हैं। तो बताइए 12 का आंसर क्या होगा? साइटॉन को, न्यूरॉन को, डेंड्राइट्स को या नेफ्रॉन को? बताइए। तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की अगर कोई संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है तो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होगी? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका ही तंत्रिका तंत्र की क्या है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसी तरह जब हम उत्सर्जन तंत्र देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं मानव में, तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाती है? नेफ्रॉन हो जाती है। क्योंकि नेफ्रॉन में ही, नेफ्रॉन क्या करता है? एक तंत्रिका उत्सर्जन तंत्र को संरचना देता है और नेफ्रॉन की जो सेल्स होती है, नेफ्रॉन में ही ब्लड क्या होता है? छनता है। जब ब्लड छनता है तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड छनेगा तो क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो न्यूरॉन को कहते हैं। ये डेंड्राइट्स जो प्रवर्ध लगे होते हैं, इन्हीं प्रवर्ध के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना जाती है। साइटान जो होता है ये बीच का खाली स्थान होता है, इस बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? साइटॉन कहते हैं। अगला, लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक्स, तो ये जो लैक्टिक्स होता है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में पाया जाएगा, पीला कनेर में पाया जाता है, बरगद में, या इनमें से सभी? तो बताइए ये किस में पाए जाते हैं? जो पीला कनेर होगा वो कहाँ पाया जाएगा? लैक्टिस, पीपल, पीपल कनेर, बरगद या इनमें से सभी?
तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कि देखो जो लैक्टिक्स होता है ये पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है, बरगद में भी होता है। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इन सभी में। ठीक है, क्या होगा? इन सभी में। किस रासायनिक दूत किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन्स को, आवेग को। तो बताइए किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बताइए, हमारे बॉडी में भी जो दूत है ना, शैतान जो राक्षस कहते हैं, ठीक, तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? वो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम उद्दीपक को कहते हैं। उद्दीपक का मतलब जो उद्दीपन हो रहा है ना, कुछ भी कार्य हुई तो जो हमारे बॉडी में उद्दीपन हो रहा है और वो उद्दीपन उठा और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? कार्य को कर दिया। ठीक है। या तो पाचक रस। पाचक रस क्या हो जाएगा? जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाते हमारे भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता? हमने भोजन खाया और उस भोजन का क्या हो जाता है? पाचन होता है। तो पाचक रस हो गया। या हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी कार्य, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को कौन करता है? हार्मोन्स करता है। अगर हार्मोन्स ना रहे तो क्या ये कार्य हो पाएगा? हमारे शरीर में जितने भी कार्य, हमने भोजन खाया, भोजन का पाचन हुआ, तो वो जो भोजन का पाचन हुआ वो कहाँ से हुआ? ये जो पाचक रस रस थे वही ने किए। आवेग, है ना, आवेग का मतलब भाई जो स्थानांतरण, जो सूचनाएं हो रही है, एक आवेग जो पहुंच रहे हैं। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन्स को कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, चाहे पौधे में या तो जंतु में, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एंड नियंत्रण समन्वय की जो क्रिया होती है, वो नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया करता है वो कौन करता है? हार्मोन्स करता है। ठीक है, कौन करता है? हार्मोन्स करता है। और ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज होंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमारे बॉडी में ये रिलीज होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अगला, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता है, सरसों है, गुड़हल है, मटर है। यहाँ पे गुड़हल होगा, ठीक है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, गुड़हल, मटर। पपीता है, सरसों है, गुड़हल है, मटर है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्या है भाई? एक लिंगी पादप। देखो एक लिंगी का मतलब होता है, ठीक है, वे जीव जिनमें, जिनके शरीर पे नर या मादा जनन तंत्र, ठीक है, नर या मादा जनन तंत्र उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी, है ना। मानो जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, अगर हम देखें तो क्या देखोगे? जैसे जैसे ये फ्लावर है, ठीक। अब इसी पे क्या लगे हैं? ये बाह्य दल है। बाह्य दल के साथ क्या है भाई? बाह्य दल है। तो बाह्य दल अगर है तो बाह्य दल के बाद क्या आएगा? इस पे पंखुड़ियां भी तो लगेंगी। ये इसके क्या है? दल है। ये भी इधर भी क्या हो गया? दल हो गया। अब इसी दल में क्या होगा? इनमें ये पुंकेसर होगा, है ना। ये पुष्प का जो तीसरा चक्र ये पुष्प का तीसरा चक्र प्रेजेंट होगा, लेकिन पुष्प का जो चौथा चक्र है ना, चौथा जो चक्र होगा वो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल यानी स्त्री केसर, तो स्त्री केसर का क्या होगा? अभाव होगा। तो उसको हम कहते हैं एक लिंग, यानी कि जिसपे या तो नर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसपे नर है या तो मादा है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। ठीक। अब आपको ये पुष्प कैसा है? एक लिंगी पुष्प है। ये पुष्प कैसा है भाई? एक लिंगी पुष्प है। तो जिसपे नर और मादा दोनों संरचनाएं
एक ही शरीर पे होती है उसको द्विलिंगी, और जिसपे अलग अलग होती है उसको एक लिंगी। तो पपीता जो होते हैं, पपीता एक लिंगी जीव है ना, एक लिंगी होते हैं, क्योंकि पपीता में जो मेल है वो अलग है ना, यानी पुंकेसर अलग, और ये जो स्त्री केसर होता है, जो जयांग होता है, वो अलग होते हैं। बाकी गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। गुड़हल में, सरसों में, मटर में हम क्या देखते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि यहीं पे अगर ये पुंकेसर है तो इन्हीं में क्या होते हैं, स्त्री केसर भी होते हैं। इन्हीं में स्त्री केसर वाला भी पार्ट्स पाए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों जो जनन तंत्र होते हैं एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग है ना, 6 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तना में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, या पुष्प में पाए जाते हैं, या फल में पाए जाते हैं। तो देखो, ये एक पौधा है, ठीक है, देखो ये तना भाग है। तना भाग के बाद नीचे इसकी क्या आ जाती है, जड़ आती है। अब ये जड़ में भाई कई सारी जड़ होती है ना, जैसे मूसला जड़ हो गई, ठीक है, प्राथमिक जड़, मूसला जड़, ये जड़ हो गई, और ये तना निकल गया। तना है तो तना में क्या होगी, लीफ भी होगी। ये क्या है, लीफ है। इधर भी क्या है, ये भी लीफ है। ये भी क्या है, लीफ है। ठीक। अब इसी लीफ में क्या लगेंगे, फूल भी, तो फ्लावर भी तो लगेंगे। तो ये क्या है, फ्लावर। ठीक, इसका दल वाला भाग हो गया। नीचे आप देखते हो चौड़ा सा और पत्ती जैसी संरचना होती है, किसी भी पुष्प में आप देखोगे चौड़ा के बाद ये पत्ती जैसी यहाँ पे संरचना होती है, ये हमारा दल होता है। ये हमेशा ग्रीन होता है। ग्रीन के बाद, सॉरी, बादल ग्रीन होगा, इसी में क्या होंगे, पुंकेसर, और इसी पुष्प में क्या हो जाएंगे, स्त्री केसर। ठीक। तो पौधों में पुष्प, ठीक है, पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, तना में, या पुष्प में, या फल में। तो कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। क्यों? क्योंकि देखो ये जो रूट वाला भाग है, ये क्या है, तना है, ये लीप है। लीप में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। ये पुष्प में ही जयांग और पुमंग होते हैं, इनमें ही निषेचन की क्रिया होगी। जब निषेचन होगा तो यही जो फल में, इसमें निषेचन होगा इस पुष्प में, तो ये फल में चेंज हो जाएगा। तो अंडाशय जो होगा, अंडाशय जो होता है वो फल में, और जो बीजांड, अंडाशय के अंदर जो बीजांड प्रेजेंट होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, बीज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प में, यानी कि फ्लावर में होता है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, फ्लावर में। अगला, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। एक पूर्ण विकसित जो अंडाशय है, अगर वो पूरी तरीके से विकसित हो जाए तो विकसित अंडाशय को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। बीजांड कहलाएगा, फल कहलाएगा, बीज कहलाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है वो फल में चेंज हो जाता है। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, फल, यानी कि फ्रूट। और जो पूर्ण विकसित बीजांड होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, बीज में। तो अंडाशय फल में और बीजांड बीज में। अगला, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से नर युग्मक, मेल गैमिट, निम्नलिखित में से नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट कौन है? बताइए, मेल गैमिट कौन है? शुक्राणु है, अंडाणु है, योनि है, फैलोपियन नलिका है। तो निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है, अंडाणु है, योनि है, फैलोपियन नलिका है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये क्या है, नरयुग्मक। तो आंसर ये हो गया। अंडाणु, ओवम। इसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। ठीक, मादा युग्मक। फैलोपियन नलिका, ये मादा जनन तंत्र के सहायक अंग है। योनि जो है ये भी सहायक अंग है। ठीक, तो निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु जो होते हैं नर युग्मक होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रजनक नलिका। तो मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। एक मानव है, तो एक मानव के अंदर उसकी नर जनन ग्रंथि कौन सी है, बताइए। वृषण है, अधिवृषण है, शुक्राशय है, शुक्रजनक नलिका है। सभी बच्चे फटाफट बताइए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताइए कि हम वृषण को कहते हैं ये ससरी ग्लैंड है, या अधिवृषण है जिसको हम कहते हैं, या शुक्राशय है, या शुक्रजनक नलिका है। तो क्या है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है भाई, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रजनक नलिका। तो शुक्राशय ही क्या है, मानव में नर जनन ग्रंथि, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का सी। ये क्या है, नर जनन ग्रंथि है। क्या है, नर जनन ग्रंथि है। ये क्या करते हैं, सुक्री प्लाज्मा को, तरल पदार्थों को, ठीक है, सुक्री तरल पदार्थों को ये बनाती है, जिससे इसी सुक्रिय तरल पदार्थों में जो नर युग्मक यानी क्या है, शुक्राणु रहते हैं, जिससे उनको सुरक्षा मिल सके, है ना, और वो उनको गति मिल सके, ये क्रियाएं होती है। लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। देखो ये वृक्क है, एक धमनी है और एक सिरा है। ये जो धमनी और सिरा जो नलिकाएं हैं, इन्हीं से वृक्क लगा होता है, एक इधर और एक इधर। ये जो इसकी संरचना होती है, ये सेम के बीज के आकार की होती है। ये कैसे होते हैं, सेम के बीज के आकार के, और इनमें अंदर वाले भाग पे पेल्विक रीजन भाग पाया जाता है ना। इनके अंदर वाले भाग पे पेल्विक्स भाग पाया जाता है। आगे चल के इनमें मेडुला पाया जाएगा। ये क्या होंगे, मेडुला। ठीक, इधर भी, इसमें भी मेडुला। ठीक, इधर भी मेडुला। तो मेडुला होते हैं। इसी मेडुला में इनका क्या होता है, वृक्राणु जो निफ्रॉन कहते हैं, और ये कुछ इस प्रकार की संरचना होता है। ठीक है, सारे में। तो ये जो नेफ्रॉन होंगे, इन्हीं नेफ्रॉन का कार्य, अब इसमें क्या होते हैं, कोशिका गुच्छ होते हैं। इन्हीं के अंदर कोशिका गुच्छ होते हैं। इसी कोशिका गुच्छ में क्या होगा, ब्लड छनता है। ब्लड छन के यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और जो शुद्ध ब्लड होता है वो वापस से कहाँ चले जाते हैं, अंग में। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से, क्योंकि उत्सर्जन में ही इसमें ब्लड छनेगा। तो उत्सर्जन की क्रिया में हम क्या करते हैं, यूरिन में क्या होता है, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। तो हम यूरोटोलिक होते हैं। हम जो जीव, ठीक है, मानव में पूछा जाता है कि जो मानव है वो उत्सर्जन की क्रिया में किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का, यूरिक अम्ल का, अमोनिया का। तो मानव जो है वो यूरिन में, ठीक है, मानव के यूरिन में ज्यादा मात्रा क्या होती है, यूरिया की होती है। कैसे, जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कहाँ, लीवर में, नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये दोनों गैसें क्या करती हैं, जब लीवर में आपस में क्रिया करती है, आपस में जब ये क्रिया करती हैं तो किसका निर्माण करती है भाई, यूरिया का। अब वो यूरिया हमारे उत्सर्जन तंत्र वृक्क में कैसे आया, ये धमनी और सिरा के माध्यम से। ठीक है, ब्लड के थ्रू कहाँ आ गई, किडनी में आ गई। अब जैसे ही किडनी में आएगी, तो जब हमारा ब्लड छनेगा, तो ब्लड छनने के बाद जो यूरिया होगा, है ना, और भी जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे, जो जल होगा, वो एक साइड हो जाएंगे, और जो शुद्ध ब्लड होगा वो वापस से फिर से कहाँ चले जाएंगे, अंगों में।
हृदय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हृदय में। देखो, धमनी का कार्य है हृदय से रुधिर को लेके, ठीक है, धमनी क्या करती है, रुधिर, हृदय से रुधिर को लेती है और शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। जब ब्लड छन गया, कहाँ छना? हमारे वृक्क में छना, तो सिरा का काम है वो वृक्क से लेगा ब्लड को और वापस से कहाँ लेके जाएगा? हार्ट में लेके जाएगा। ठीक, तो ये प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आज की क्लास के ये जितने 20 के 20 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। विश्वास नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना। आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर रहे हो तो 1 मंथ बाद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी खत्म नहीं है, तो 1 मंथ तक ये क्लियर कर दो कि 1 मंथ तक आपके सिलेबस, यानी आपके जो अक्टूबर है, नवंबर आते आते सिलेबस खत्म, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। जो आपके 10वीं में कोई भी सब्जेक्ट है, सारे के सिलेबस खत्म कर दो। तो ये आपको वापस से क्लास को देखनी है, नहीं कि अभी एक बार देख लिए बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो वो नहीं करना है, वापस इसको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और ऐसे अगली क्लास में होगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई नई टॉपिक, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।